गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है हाउस कीपिंग एंड मैनुअल लिफ्टिंग। तो हाउस कीपिंग जो है, वर्क एरिया के आवश्यक जरूरी वाला मटेरियल को अलग अलग करके रख देंगे तथा अनावश्यक बिना जरूरी वाला मटेरियल भी अलग करके रख देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक तरह के मटेरियल का जगह निश्चित रहना जरूरी है, क्योंकि आवश्यक पर्दे पर आसानी से उसे निकाला जा सकता है और वेस्ट मटेरियल को साफ सफाई करके फेंक देना ही हाउसकीपिंग कहलाता है। बाकी हो गया मटेरियल लिफ्टिंग। आदमी के द्वारा जो मटेरियल लिफ्टिंग किया जाता है उसमें भी बहुत तरह का खतरा होता है। फिजिकल हजार्ड में, फिजिकल इंजरी में है। मटेरियल जो पकड़ेगा तो उससे हाथ में खरोच लगने का, कटने फटने का खतरा रहता है। इसके अलावा मटेरियल जो उठाएगा तो हाथ से फिसल कर गिरने का, पैर पर गिरेगा तो पैर फ्रैक्चर होने का खतरा है। शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने का खतरा रहता है। इस चोट लगने से उसके बाद शरीर में, हाथ में, इसके कलाई में, इसमें खिंचाव आने का डर रहता है। पैर में मोच पड़ने का डर रहता है। तो प्रत्येक मटेरियल को किस टाइप के से, किस अंग से कितना मटेरियल उठाया जाएगा वो ध्यान में रखना है। तो मटेरियल से क्या है, तो खतरा से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है। मटेरियल को सही तरीका से उठाएगा। मटेरियल को उठाने के बाद अगर जो मटेरियल एक आदमी से नहीं उठने वाला है उसमें दूसरा आदमी का हेल्प करेगा, और दूसरा आदमी के भी अगर हेल्प चाहिए तो तीसरा आदमी का हेल्प, जैसे 25 mm का सरिया है या 32-28 mm का है, उस सब में 3 आदमी का हेल्प होना चाहिए। इसके अलावा हो गया मटेरियल जो भी लेगा, दस्ताना पीपीई आइटम तो मस्ट है। कंधा पर उठाएगा तो शोल्डर पैड का जरूरी है। छोटा मटेरियल है तो छोटा मटेरियल हाथ से भी उठाकर ले जा सकता है। लेकिन जो वेट वाला मटेरियल है उसको मैं देखता हूं क्या करता है, सरिया को भी 3-3 आदमी पकड़ता है। उसमें से जो थोड़ा आदमी सीधा होता है वो क्या करता है, शोल्डर पैड ले लेता है, तो आसानी से इस पर रख देता है। और उसी में जो थोड़ा वीआईपी टाइप का आदमी रहता है वो क्या करेगा, शोल्डर पैड नहीं पहनेगा और उस मटेरियल को ऐसे करके उठा लेगा। तो ऐसे करके जो उठाएगा, जो सामान कंधा पर लेने वाला है उसको जो ऐसे उठाएगा तो क्या होगा, इसमें मैच आ जाएगा, ई फ्रैक्चर हो सकता है। सेफ्टी में यही बताया जाता है। दुर्घटना होने के बाद जो जैसे पुलिस आता है वो बात इसमें नहीं बताया जाता है। दुर्घटना न हो उसके लिए तो मटेरियल जो भी उठाएगा वेट के मुताबिक शोल्डर पैड लगाना जरूरी है। और मटेरियल उठाने का तरीका यही है, मेथड वही है मैनुअल लिफ्टिंग का। जो मटेरियल सबसे पहले उठाने के लिए जो जाएगा उसमें प्लानिंग होना चाहिए, ये मटेरियल उठेगा और कहां पर रखा जाएगा वो भी प्लानिंग होना चाहिए। कहीं रास्ता पर न रख दिया जाए जो दूसरा आदमी को दिक्कत हो जाए। न मटेरियल किसी मटेरियल पर फिर मिक्स कर देगा तो क्या होगा, वो तो खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी बनने के बाद अगर चाहेगा आदमी दाल को अलग कर लें, चावल को अलग कर लें और मटर दाना को अलग करेगा, गोभी को अलग करेगा, होगा वो तो सब मिल जाएगा। तो जो भी मटेरियल है उसको अलग अलग करके रखना है। तो मटेरियल उठाने का, लिफ्टिंग का सिर्फ मेथड आता है जो सबसे पहले तो पैर सही रहेगा, सीधा रखेगा, जहां भी जाएगा पैर सही से रखेगा। पैर सही से रखेगा उसके बाद क्या होगा, घुटना को नीचे कर सकता है, पीठ को सीधे करेगा। पीठ भी फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। वो कैसे होगा, तो किसी भी भारी मटेरियल है उस मटेरियल को क्या करेगा, जहां से उठाना चाहिए वहां से नहीं उठाएगा, उसको पकड़ के खींचेगा। तो खींचने से मटेरियल खिंचाएगा, मशीन नहीं ना, ये तो आदमी है ना। तो पैर सीधा रखेगा, घुटना को मोड़ेगा,
पीठ को सीधा रखेगा और गर्दन को सीधा रख करके ऐसे करके मटेरियल उठा लेगा। तो इस तरीके से अगर उठाएगा और जैसे मैं बताया हूं उस तरीके से अगर काम करेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आज है मटेरियल लोडिंग और अनलोडिंग है। तो लोडिंग और अनलोडिंग है तो किसी भी मटेरियल को लोड करना, गाड़ी पर लोड होगा और उसको गाड़ी पर से उतारना। उस गाड़ी में ट्रक भी हो सकता है और ट्रैक्टर भी हो सकता है और टेलर भी हो सकता है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस के आधार पर तो मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए 4 स्टेपों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो आदमी की जरूरत होती है, इसके बाद हो गया मटेरियल का जरूरत, कौन सा मटेरियल, उसके बाद इक्विपमेंट क्या यूज हो रहा है, ट्रक यूज हो रहा है, ट्रैक्टर यूज हो रहा है, टेलर यूज हो रहा है, और लास्ट में आता है काम करने वाला जगह कैसा है। ये 4 चीज देखा जाता है। उसमें वो मैनुअल हैंडलिंग होगा, आदमी द्वारा मटेरियल को उठाया जाएगा। तो किसी भी मटेरियल को एक जगह से उठाकर दूसरा जगह स्टैकिंग करके रखने को मैनुअल लिफ्टिंग कहा जाता है, मैनुअल हैंडलिंग कहा जाता है। आदमी द्वारा उसको सही तरीका से स्टैकिंग करके रखा जाता है। उसमें फिर क्या क्या हजार्ड होता है, तो आदमी का लक्षण है जहां जाएगा वो अपना हजार्ड लेकर के जाता है, खतरा लेकर के जाता है, अपना हरकत लेकर के जाता है। तो उसमें आदमी का काम है लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, किसी भी मटेरियल को उठाना, पकड़ना, धकेलना। उसमें फिजिकल हजार्ड होता है, हाथ पांव कटने का खतरा रहता है, फिजिकल इंजरी हो जाता है। हजार्ड क्यों होगा, बात यहाँ पर यह है, हमको हाथ पांव क्यों कटेगा, तो आदमी को उसमें क्या क्या खतरा होगा, हाथ में चोट लगने का, वो जो ग्रिप रहेगा मटेरियल में वो हाथ में खरोच लगने का खतरा होगा, मटेरियल हाथ से गिरने का खतरा होगा, मटेरियल पैर पर गिरने का खतरा होगा। आदमी को सेम लेवल में आने जाने के लिए फिसल कर गिरने का खतरा हो जाएगा। हॉट मटेरियल है तो हाथ जलने का खतरा हो। तो उससे बचाने के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले तो पीपीई आइटम पहनना जरूरी है। हैंड ग्लव्स कंधा पर लेना है, शोल्डर पे पहनना जरूरी है, चप्पी सुई सब हो गया। इसके अलावा जो भी आदमी मटेरियल पकड़ेगा वो सावधानी पूर्वक पकड़ना है और मटेरियल नजदीक से पकड़ना है। जैसे सरिया उठाना है, अब सरिया बीच में जाकर उठाएगा तो उठेगा ना, अब बगल में किनारे में जाकर के ऐसे खींचेगा क्या होगा। इसलिए आदमी मटेरियल के नजदीक में जाकर उठाएगा, सही से पकड़ेगा। और तीसरा बात क्या होता है, जो मटेरियल आदमी के भार से अधिक है, एक आदमी से जो मटेरियल नहीं उठेगा तो उसको दूसरा आदमी से हेल्प करके उसको उठाना है। तो उस उठाने के एवज में फिर गिरने का खतरा हो जाता है। ट्रेंड पर्सन रहेगा और काम मटेरियल लोडिंग और लोड नहीं करेगा तो उसका प्लानिंग रहना जरूरी है। ये मटेरियल कहाँ से उठेगा, कहाँ पर रखा जाएगा, आने जाने का रास्ता कंप्लीट है कि नहीं है, गड़बड़ है तो उसको रास्ता को सही कर देगा। इक्विपमेंट कहा जाएगा, इक्विपमेंट जो गाड़ी लोड करने वाला गाड़ी है उसमें क्या क्या खतरा है। तो गाड़ी से आदमी को धक्का लगने का खतरा है, चोट लगने का खतरा है, और गाड़ी आदमी पर चढ़ सकता है, आदमी नुकसान होने का खतरा है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, तो गाड़ी चलाने वाला ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, गाड़ी सही रहना चाहिए, और गाड़ी को आगे पीछे होते वक्त आगे पीछे में आदमी नहीं रहना है, आदमी को अलर्ट रहना है। लेकिन गाड़ी को आगे पीछे जब करवाना है तो एक आदमी को वहां खड़ा रहना जरूरी है। गाड़ी जब रुक जाए तब गाड़ी के नजदीक में जाना है और टायर में आगे पीछे ब्लॉक, पत्थर, लकड़ी रख देना है, उसको लॉक कर देना है। तो क्या होगा, गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगा। तो मटेरियल उठाने का तरीका क्या है, पैर सबसे पहले सही रखना है, पैर सही से रखने के बाद हाथ से मटेरियल उठाना है। हाथ से मटेरियल उठाने के बाद ये जहां से जो जॉइंट होता है वही न घूमेगा, वही नीचे जाएगा। उस कमर को सीधा रखना है और माथा को सीधा रखना है और ऐसे करके मटेरियल को उठा लेना है। एक जगह डॉक्टर से पूछा आदमी, जो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कैसे आप समझते हैं आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो बोला जेंट्स अलग टाइप से मरता है और लेडीज अलग टाइप से मरता है। तो जेंट्स को नारी देखने से, अगर नारी देख लेगा, नारी बंद हो जाएगा तो समझ जाते हैं ये
अब चले गए। और लेडीज को कैसे देखते हैं? लेडीज अगर बात करना बंद कर दे तो समझिए ये चले गए। तो यहाँ तो सब सही है। ये लोग दिन भर एक जगह रहेगा, क्या बात करेगा वो हम लोग को पता नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज का टॉपिक है रिगिंग एंड लिफ्टिंग, बांधना और उठाना। अब हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि रिगिंग क्या होता है। रिगिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन का एक ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, उसे ही रिगिंग बोला जाता है। रिगिंग इज ए पार्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। रिगिंग इक्विपमेंट बांधने के उपकरण कितने तरह का होता है? तो लगभग 10 तरह का होता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट्स? वायर रोप सीलिंग, वेब सीलिंग, नाइलन बेल्ट, नाइलन रोप, चेन, डिसाइकल, बोसाइकल, आई बोल्ट, डिसाइकल में लगने वाला बोल्ट, मेन बास्केट, मेन लिफ्टर, आदमी को उठाने वाला मशीन, हुक और हुक लच इत्यादि। रिगिंग बांधना हो गया। उसके बाद आता है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। लिफ्टिंग उठाना यह मैकेनिकल ऑपरेशन यांत्रिक उपकरण का एक ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को आसानी से उठाया जा सकता है, उसी को लिफ्टिंग कहते हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट? मटेरियल को उठाने वाला उपकरण कितने तरह का होता है? लिफ्टिंग करने वाले उपकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला, इंडस्ट्रियल क्रेन, औद्योगिक क्षेत्र के प्रोसेस प्लांट जैसे टाटा स्टील प्लांट में इंडस्ट्रियल क्रेन का यूज होता है। उदाहरण के तौर पर पहला हो गया ईओटी, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन, जो पटरी रेल पर बिजली से ऑपरेट किया जाता है। इस क्रेन की सहायता से मटेरियल उठाने का काम किया जाता है। दूसरा हो गया गेंट्री क्रेन, जिसमें 4 लोहे का पहिया रेल पटरी पर बिजली के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। और लास्ट में तीसरा आता है जीब क्रेन, इसमें एक ही पोस्ट होता है जो मटेरियल को लेकर हॉरिजॉन्टली घुमाता है। ये हो गया इंडस्ट्रियल क्रेन। अब आ गया आपका कंस्ट्रक्शन क्रेन में लिफ्टिंग मशीन यूज क्या क्या यूज होता है? हाइड्रा, फराना, टायर माउंटेड, टायर लगा हुआ क्रेन जिसको टेलीस्कोपिक क्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद क्रॉलर क्रेन, चेन सिस्टम वाला क्रेन के बाद इलेक्ट्रिकल विंच मशीन, हाइड्रोलिक जग सिस्टम, स्क्रू जग सिस्टम, फोर्क लिफ्ट और चेन पुल्ली ब्लॉक इत्यादि आता है। मैंने जितना भी तरह का लिफ्टिंग मशीन उपकरण बताया उसमें हैवी लोड के लिए टायर माउंटेड क्रेन जिसको टेलीस्कोपिक क्रेन और क्रॉलर क्रेन जो चेन सिस्टम में रहता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रॉलर क्रेन चेन सिस्टम एंड टायर माउंटेड क्रेन टेलीस्कोपिक क्रेन। चेन सिस्टम क्रेन में अलग टाइप का होता है, टेलीस्कोपिक क्रेन में अलग टाइप का होता है। दोनों में अंतर यह है कि चेन सिस्टम क्रेन में आउट रिगर नहीं होता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन में 4 आउट रिगर लगा हुआ रहता है। दूसरा अंतर यह हो गया, चेन क्रेन बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन अधिक स्पीड में चलता है। चेन क्रेन लोड उठाकर एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन लोड उठाकर दूसरा जगह कभी नहीं जा सकता है, उसका एक जगह ही फिक्स रहता है। चौथा हो गया, चेन सिस्टम वाला क्रेन हैवी लोड और लंबा मटेरियल उठाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन
हैवी लोड नहीं उठा सकता है। चेन सिस्टम क्रेन जो है काम के मुताबिक बूम को जोड़कर आगे बढ़ाता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन का बूम फिक्स्ड रहता है, उसे और अधिक लंबा नहीं बढ़ा सकता है। चेन सिस्टम वाला फराना में क्रेन में बिना बूम को खोले बिना डिसमेंटलिंग किए हुए दूसरा जगह नहीं जा सकता है, लेकिन टायर माउंटेड क्रेन बूम को बिना खोले हुए उसको बूम को अंदर करके एक जगह से दूसरा जगह आसानी से चला जाता है, इसलिए इसे मोबाइल क्रेन भी कहा जाता है। थैंक यू। इंस्पेक्शन ऑफ रिगिंग एंड लिफ्टिंग इक्विपमेंट। रिगिंग इक्विपमेंट जो है सीलिंग, डिसाइकल, बोसाइकल, वेब सीलिंग, नाइलॉन बेल्ट, इस सब को कैसे चेक किया जाता है, इसमें क्या क्या खराबी रहता है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट को कैसे क्या चेक करना है, क्या क्या उसमें खराबी रहता है, वो जानकारी रहना जरूरी है। सब रिगिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग इक्विपमेंट सबसे पहले लिखित रूप में उसका जो है TPI सर्टिफिकेट आता है, थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट आता है, जो स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, जो ये मशीन जो है, ये इक्विपमेंट जो है बिल्कुल सही ठीक है। जैसे प्रमाण पत्र आता है, मैट्रिक पास करता है, कॉलेज में पास करता है, प्रमाण पत्र आता है, वैसा ही प्रमाण पत्र उसके लिए आता है, जो ये मशीन एकदम कंप्लीट ठीक है, साइन मोहर दे करके उसको भेज दिया जाता है। उसमें सेफ वर्किंग लोड भी पंचर रहता है, जो ये कितना मटेरियल, कितना कैपेसिटी का ये मटेरियल उठाएगा। इसके बाद हम लोग इधर क्या करते हैं, उसमें कलर कोडिंग कर देते हैं। कलर कोडिंग जो है वो 3-3 महीना पर दिया जाता है। कलर इसलिए दिया जाता है, अभी का ग्रीन है, हरा है, जैसे ये हेलमेट है, जो ये सीलिंग, डिसाइकल या जो भी इक्विपमेंट है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट, फराना, हाइड्रा क्रेन जो भी है, उसमें कलर कर दिया जाता है, उसका पहचान है, ये बिल्कुल ठीक है, वो भी एक पहचानने का तरीका है। अब आ जाता है जो वेब सीलिंग है, नाइलॉन बेल्ट है। नाइलॉन बेल्ट में क्या क्या गड़बड़ी होता है, सबसे पहले तो उसको नाइलॉन बेल्ट में है जो कितना कैपेसिटी का उठाएगा, तो उसका भी पहचानने का 2 तरीका है। सबसे पहले है जो ब्लैक कलर का स्टिचिंग लाइन होता है, काला कलर का वो सिलाई किया हुआ धागा रहता है, 1 सिलाई है तो 1 टन, 2 सिलाई है तो 2 टन, 5 सिलाई है तो 5 टन, और 10 सिलाई है तो 10 सिलाई रहता है तो 10 टन उसका होता है। एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका वो हो गया कलर कोडिंग, उसमें भी रहता है, जैसे ग्रे हो गया तो 1 टन हो गया, येलो हो गया तो 3 टन हो गया, और रेड हो गया तो 5 टन हो गया, ऐसा उसका ये होता है। खराब उसको रिजेक्ट कब किया जाता है नाइलॉन बेल्ट का, उसका जो आई बोला जाता है, आई बोला जाता है जहां पर मुड़ा हुआ रहता है, जो लगाने वाला होता है, लास्ट छोर वो मोड़ा हुआ जो रहता है उसको आई बोला जाता है। वो कट फट जाए तो उसमें भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी एसिड पड़ जाए या वेल्डिंग का स्पेटर पड़ जाए, होल हो जाए, तो भी वो रिजेक्ट हो सकता है, कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, तो अगर कट फट जाए कहीं भी तो उसको रिजेक्ट कर देना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, टूटेगा तो आदमी बचेगा नहीं बचेगा। वायर रोप सीलिंग में क्या है, उसमें पहचानने का नियम है, उसमें भी फेरुल जो होता है, जहां पर ज्वाइंट होता है सीलिंग का, उसका भी आए, जहां ज्वाइंट होता है वहां पंचर किया रहता है, उसका सेफ वर्किंग लोड, वो कितना मटेरियल, कितना कैपेसिटी उसका है, भार उठाने का क्षमता कितना है। उसके बाद क्या है, उसमें भी TPI सर्टिफिकेट आता है। इसके अलावा उसको कब खराब हो जाता है, खराब होने का तरीका वही फेरुल जो बोला जाता है, ज्वाइंट रहता है मेटल का, व्हाइट कलर का, वो अगर क्रैक कर जाए, वायर रोप सीलिंग जो है कट फट जाए, तो भी चेंज कर देना है। उसके बाद उसका और गड़बड़ी क्या है, अगर स्प्रिंग जैसे वो अगर राउंड हो जाए तो समझिए इसका कैपेसिटी चला गया। जैसे आदमी होता है ना, जवानी बच्चा में टेढ़ा रहता है, सीधा होता है, जवानी में और सीधा हो जाता है, और बूढ़ा में क्या होता है, हिल सिकुड़ जाता है, हिल जाता है। वही कारण उसमें भी है, स्प्रिंग जैसे हो जाएगा तो खत्म हो गया।
और उसका एक तरीका क्या है, जो सीलिंग को ज्यादा खिंचाओ, ज्यादा उस पर लोड जाता है तो लोड जाने के बाद उसका डायमीटर घट जाता है। आदमी बूढ़ा होने पर क्या होता है, पतला दुबला हो जाता है कि नहीं होता है, सूख जाता है। तो हाँ, सूख जाता है। तो वैसे वो भी सूखना ही बोला जाता है, वो सिकुड़ जाता है। इस पोजीशन में उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसका लोड कैपेसिटी भी क्या है, मोटा तौर पर अगर 16 mm है तो 3 टन उठाएगा, 20 mm है तो 4 टन उठाएगा, 25 mm है तो 5 टन उठाएगा। अब हो गया लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जो भी फराना हाइड्रा क्रेन आएगा उसको क्या है, क्या क्या चेक करना जरूरी है। उसमें सबसे पहले कलर कोडिंग होना जरूरी है, टीपीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो जहां लगाएगा उसका पोजीशन सेम लेवल होना चाहिए, उसका आउटरिगर लगा हुआ रहना चाहिए। 4 पैर होता है जो बढ़ा करके इसमें बूम प्रेशर में भी लगाया जाता है, वही लोड को स्टेबल करता है और उसको हिलने से पलटने से बचाता है। हो गया लिफ्टिंग मशीन, इसको बोला जाता है। लिफ्टिंग टूल्स दोनों एक ही होता है। ये क्रेन जो है ये उठाने वाला एक वाहन है, ये गाड़ी के द्वारा, लेकिन गाड़ी अकेले उठा नहीं सकता, वो आ जा सकता है। तो गाड़ी में सपोर्टिंग के लिए आपको ये कैसे किस तरीका से उठाया जाता है, तो ये वाहन के द्वारा इसमें ड्रम लगा हुआ रहता है, मोटर लगा हुआ रहता है, वायर रोप लगा हुआ रहता है और हुक, उसी के सहायता से किसी भी मटेरियल को वर्टिकली उठाकर हॉरिजॉन्टली ले जाकर और इरेक्शन कर देता है या मटेरियल को नीचे रख देता है, उसी को क्रेन कहा जाता है। अब आगे हुआ लिफ्टिंग, किसे कहते हैं। लिफ्टिंग जो है डिफिनेशन के आधार पर, लिफ्टिंग जो है लिफ्टिंग इज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिकल ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। तो लिफ्टिंग जो है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। अब लिफ्टिंग जो है, लिफ्टिंग टूल्स और लिफ्टिंग मशीन दोनों का अर्थ एक ही होता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं लिफ्टिंग टूल्स क्या सब होता है, लिफ्टिंग मशीन क्या सब यूज होता है। तो हाइड्रा होता है, फराना होता है, क्रेन होता है। क्रेन में भी बहुत तरह का क्रेन आ जाता है। आपका क्रॉलर क्रेन हो गया, उसी को चेन सिस्टम क्रेन बोला जाता है। उसके बाद हो गया टेलीस्कोपिक क्रेन, ये हो गया, इसको मोबाइल क्रेन भी बोला जाता है। इसके बाद हो गया विंच मशीन हो गया, फराना हो गया। इसके अलावा हो जाता है स्क्रू जग सिस्टम, हाइड्रोलिक जग सिस्टम, गेंट्री क्रेन, टावर क्रेन जो यूज होता है बिल्डिंग में हो जाता है। इसके बाद हो गया चेन ब्लॉक हो गया, और स्क्रू जग सिस्टम जो है, जग सिस्टम जो इस सब है जो यूज होता है चिमनी में यूज किया जाता है। तो इतना तरह का जीव क्रेन हो गया, गेंट्री क्रेन हो गया, ये सब क्रेन उठाने वाला इक्विपमेंट आता है। अच्छा, उसके बाद हो गया रिगिंग। रिगिंग, व्हाट इज रिगिंग? रिगिंग इज ए पार्ट ऑफ द लिफ्टिंग ऑपरेशन व्हिच फॉर्म्स लिंक बिटवीन द लोड एंड लिफ्टिंग डिवाइस। तो रिगिंग जो है लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है। अब रिगिंग जो है कितने तरह का होता है। रिगिंग में आपका जो हो गया सीलिंग हो गया, बिसाइकिल हो गया, बोसाइकिल हो गया, हुक हो गया, हुक लच आ जाता है, वेब सीलिंग हो जाता है, नायलॉन रोप हो जाता है, चेन हो जाता है। तो ये सब रिगिंग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, रिगिंग गियर्स और रिगिंग इक्विपमेंट दोनों एक ही चीज है। गियर्स को भी बोल सकते हैं, रिगिंग इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, लिफ्टिंग टेकल्स बोल सकते हैं। तो ये इतना आता है। इसके बाद आपका हो गया, अब देखिए, अब क्रेन पूरा दुनिया में जो है या इंडिया में कई तरह का होता है। उसमें क्रेन जो को बनावट और यूज के आधार पर 2 तरह से बांटा गया है, 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया इंडस्ट्रियल क्रेन।
इंडस्ट्रियल एयर क्रेन उस क्रेन को बोला जाता है जो इंडस्ट्री में प्लांट, प्रोसेस प्लांट में, स्टील प्लांट में यूज किया जाता है, जैसे टाटा स्टील में यूज किया जाता है। उसमें आ जाता है आपको ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन, जो ऊंचाई पर यूज किया जाता है। और उसमें चार ठो पोस्ट रहता है, चार ठो लोहे का पहिया रहता है जो रेल पटरी पर चलता है। और क्या है तो बिजली द्वारा उसको ऑपरेट किया जाता है। एक जगह से सामान उठाकर दूसरा जगह, उसका जगह सीमित रहता है, जहां तक रेल का पटरी रहेगा वहीं तक चलेगा, उसके बाद वो कटअप हो जाता है और बंद कर दिया भी जाता है। वो हो गया आपका, ये एक क्रेन हो गया। दूसरा हो गया गेंट्री क्रेन। गेंट्री क्रेन भी है, वो नीचे में चलता है और उसका यूज है फैब्रिकेशन यार्ड में अधिक होता है, हैवी से हैवी मटेरियल उठाता है। उसका भी है 4 ठो उसमें पोस्ट रहता है, लोहे का पहिया 4 ठो लगा हुआ रहता है और पटरी बना हुआ रहता है। उसको भी एक जगह से माल उठाकर दूसरा जगह उसको वर्टिकली उठाता है और गुड़का करके ले जाता है, वहां पर फिर रख दिया जाता है। वो हो गया गेंट्री क्रेन हो गया। इसके बाद एक आता है जीव क्रेन, जिसमें एक ही पोस्ट रहता है, हॉरिजेंटली मटेरियल उठाता है और हॉरिजेंटली दूसरा जगह रख दिया जाता है। अब हो गया, अब सवाल ये उठता है, जितना भी क्रेन है उसमें हैवी लोड उठाने के लिए टायर माउंटेड क्रेन है, इसको जो है टेलीस्कोपिक क्रेन बोला जाता है, और एक है चेन सिस्टम है जिसको क्रॉलर क्रेन बोला जाता है। दो ही हैवी लोड उठाता है। अब दोनों में कुछ अंतर है, कुछ अंतर की अधिक अंतर है। अंतर क्या है, इसमें जो है आउट रिगर लगा हुआ रहता है, देखिए आउट रिगर लगा है, और चेन सिस्टम क्रेन में आउट रिगर नहीं होता है। इसका जो है बूम फिक्स रहता है, जितने इसके पास बूम है उतना ही बूम ये आगे बढ़ाएगा, उसके बाद इसका ऑफ हो जाता है तो बूम खत्म हो जाएगा। तीसरा का क्रॉलर चेन सिस्टम में क्या है, बूम को नीचे रख करके उसको फिर जोड़ सकता है, इसमें जोड़ नहीं सकता है, इसका फिक्स रहता है। दो हो गया अंतर। तीसरा अंतर यह है, वो हैवी लोड उठाता है, हैवी लोड उठाकर एक जगह से धीरे से दूसरा जगह भी चला जाता है, और इसका जगह फिक्स रहता है। ये एक ही जगह उठाएगा, वहीं से घुमा करके दूसरा जगह रख देगा, ये लोड उठाकर नहीं चलता है, इसका ये अंतर होता है। उसके बाद इसमें और क्या अंतर होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से स्पीड में जा सकता है, बूम को अंदर करके वो ले जा सकता है, ये टायर माउंटेड क्रेन। लेकिन चेन सिस्टम क्रेन है, वो बगैर बूम का डिसमेंटलिंग किए हुए कहीं नहीं ले जा सकता है, ये अंतर हो गया। इसके बाद इसका और एक अंतर क्या हो जाता है, वो हैवी लोड उठाता है, ये हैवी लोड नहीं उठा सकता है, इसमें उसमें यही सब अंतर है। तो इस बात को जानना जरूरी है, आप लोग पूरा देखिए। इसके बाद मैं क्रेन के बारे में कुछ लिफ्टिंग डिवाइस और सेफ्टी डिवाइस, उसको काट दीजिए। इंस्पेक्शन वाली बात बोल रहे हैं हम लोग, जो बोले ऑडिट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो ऑडिट और इंस्पेक्शन कौन कौन चीज का, कौन कौन पार्ट का किया जाता है, उसमें कुछ लिफ्टिंग डिवाइस होता है और कुछ सेफ्टी डिवाइस भी हो जाता है इसमें। तो अब आगे मैं बता रहा हूं व्हाट इज सेंटर और ग्रेविटी। सेंटर और ग्रेविटी किसको बोला जाता है, तो किसी भी मटेरियल या इक्विपमेंट का ऐसा बीच का पार्टिकुलर पॉइंट जहां से पूरा मटेरियल का भार काउंट किया जाता है, जैसे सेंटर और ग्रेविटी बोला जाता है। जैसे मैं हूं, क्रेन हूं, हमारे दोनों पैर के बीच में हो गया सेंटर और ग्रेविटी, उसको गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी बोला जाता है। तो ये हो गया सेंटर, तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद आ जाता है आपका रेडियस ऑफ क्रेन। तो रेडियस ऑफ क्रेन जो है, मैं एक क्रेन हूं, मेरा ये बूम है हाथ, और यहाँ का सीलिंग जो नीचे गिरेगा, जहां से मटेरियल उठाएगा, तो मटेरियल उठाएगा वहां से बीच का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के दूरी को रेडियस ऑफ क्रेन बोला जाता है। उसके बाद हो गया आपका स्विंग रेडियस।
तो जैसे हम रेडियस और क्रेन करते हैं, वही सीलिंग को लेकर के अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अपने बूम को मटेरियल उठाकर और जैसे ऐसे घूमता है अपने सेंटर पॉइंट से, वो हो गया आपको रेडियस ऑफ क्रेन हो गया। इसके अलावा हो जाता है आउटरिगर। आउटरिगर ये हो गया आपका आउटरिगर। आउटरिगर जो है क्रेन को सुरक्षित तरीका से सेफ वर्किंग लोड उठाने के लिए सपोर्टिंग डिवाइस है। और ये क्या करता है, ये क्रेन को पलटने से भी बचाता है। तो इसका काम ये है, क्रेन को स्टेबल देता है और मजबूती प्रदान करके क्रेन को पलटने से बचाता है। इसमें सपोर्टिंग लगाया जाता है नीचे में प्लेट टाइप का, उसके बाद वो यूज होता है। इसके बाद हो गया होस्ट। होस्ट जो है जिसके द्वारा क्रेन को उठाया जाता है, होस्ट में आ जाता है। वहां काउंटर वेट के ऊपर में मोटर है, मोटर के बाद ड्रम है, ड्रम में सीलिंग लपेटा हुआ है, वही सीलिंग आगे गया है और हुक तक गया है। ये पूरा को मिलाकर होस्ट बोला जाता है। इसके बाद हो गया आपका लोड चार्ट। ये लोड चार्ट जो है एक ऐसा डिस्प्ले चार्ट है जो क्रेन के अंदर में रहता है। इसमें क्रेन को बूम का लंबाई रहता है, बूम का रेडियस होता है, कितना डिग्री पर उठाएगा, कितना वो मटेरियल उठाएगा, सेफ वर्किंग लोड को जानने के लिए एक लोड चार्ट दिया रहता है। वो लोड चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद हो गया SLI, सेफ लोड इंडिकेटर, और उसको ओवरलोड ट्रिप स्विच अलार्म भी बोला जाता है। सेफ लोड इंडिकेटर एक ऐसा डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है जो टीवी के तरह रहता है, जो क्रेन के अंदर रहता है। उसमें क्या होता है, सेफ लोड इंडिकेटर का यही काम है, क्रेन के कैपेसिटी के मुताबिक अगर ओवरलोडिंग उठाएगा तो उसमें उठाने में क्या होता है, उसमें 3 ठो लाइन रहता है। एक हो गया ग्रीन लाइन हो गया, एक हो गया येलो लाइन हो गया, और तीसरा हो जाता है रेड लाइन। ग्रीन लाइन में सेफ वर्किंग लोड उठाएगा तो ग्रीन लाइन चलेगा, सेफ वर्किंग लोड से अधिक उठाएगा ये येलो लाइन चलना चालू हो जाएगा। तो येलो लाइन चलेगा तो हो गया खतरा, बहुत हो गया, तो क्रेन को ऑपरेटर क्या है, उसको उस परिस्थिति में बंद कर देगा। और अगर बंद नहीं करता है तो अगर फिर भी उठाता है तो रेड लाइन में जब ये उसका जाएगा तो क्या हुआ, क्रेन का ऑल फंक्शन बंद हो जाएगा और क्रेन काम करना बंद कर देगा। तो वो हो गया सेफ लोड इंडिकेटर। इसके बाद हो गया एनीमोमीटर। यह एक ऐसा हवा को चेक करने के लिए ये मीटर होता है जो टावर क्रेन पर भी यूज होता है, जो बिल्डिंग में ऑपरेट किया जाता है। उसको सबसे ऊपर में एक घिरनी टाइप का, व्हील टाइप का लगा हुआ रहता है। वो हवा का डायरेक्शन देखता है, किधर से हवा आ रहा है, और हवा का जो है इसमें भी ऊपर में होगा तो हवा देखा जाता है, हवा का स्पीड भी देखा जाता है। इसमें ये चीज देखा जाता है, जो बूम की लंबाई पर हवा का माप तय होता है। अगर बूम की लंबाई 50 मीटर है तो 40 के स्पीड में अगर हवा चलेगा तो वह चला सकता है, इससे अधिक होगा तो नहीं चला सकता है। अगर 50 मीटर से 100 मीटर का क्रेन का बूम लेंथ है तो उसमें क्या है, अगर बूम लेंथ है तो उसमें 40 के अंदर चलाएगा स्पीड, और 40 के बाहर रहेगा हवा तो नहीं चलाएगा, 35 चाहिए। और अगर बूम लेंथ 150 मीटर से 100 मीटर से अधिक हो जाएगा तो 25, 30, 20 का अगर हवा का स्पीड रहेगा तब ये चलाएगा, नहीं तो नहीं चलाया सकता है। अब लास्ट में हो गया TPI, ये हो गया थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। यह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अप्रूवल एजेंसी के द्वारा किसी भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स को जांच पड़ताल करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद वो टेस्ट सर्टिफिकेट जाता है, जो ये इक्विपमेंट जो है
फुल्ली ओके है, इसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं है। उसी को TPI सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो जिसका 1 साल के लिए वो देता है, कहीं कहीं 6 महीना के लिए भी दिया जाता है, टाइम उसका लिमिट है। लास्ट में हो गया कलर कोडिंग। अब कलर कोडिंग जो है, किसी भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स को सेफ तरीका से पहचानने के लिए अगर वो ओके है तो उसमें कलर कर दिया जाता है। जो ये पहचानने के लिए एक टाइप का ये डिस्प्ले है, जो ये इक्विपमेंट फुल्ली कंप्लीट है। तो अभी का कलर कोडिंग है आपका ब्लू है, ये 3 महीना चलेगा, ये मार्च तक चलेगा, उसके बाद फिर चेंज होगा। तब तक जिसमें कलर कोड कर देगा वो ब्लू कलर, उसमें वो हो गया जो, हाँ कोई देखेगा कहेगा ये इक्विपमेंट फुल्ली कंप्लीट है। अब हमारे दिमाग में लोड चार्ट और SLI सेफ लोड इंडिकेटर को प्रैक्टिकली जानने के लिए क्रेन ऑपरेटर से बात कराने का कोशिश कर रहा हूं। ये तो आप, अच्छा आपका लोड चार्ट किधर है? लोड चार्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, लोड चार्ट बुक भी है। अच्छा, और करेंट में भी दिखता है। अच्छा, ये तो सेफ लोड इंडिकेटर है ना? ये सेफ लोड इंडिकेटर है, वो भी अब डिजिटल कर दिया है। हाँ, इसमें भी देख सकते हैं प्रोफाइल में जा करके। अच्छा, और अलग से भी अपने पास बुक भी दिया हुआ है। बुक दिया है लोड चार्ट का। हाँ, थोड़ा बुक लेते हो। हाँ, अच्छा, लोड चार्ट में क्या क्या रहता है वो बताइए। लोड चार्ट में अपना रेडियस रहता है, हाइट रहता है, कितना बूम निकालना है, कितना कैपेसिटी है, कितना रिविंग भरना है। रिविंग किसको बोला जाता है? फॉल्स को। अच्छा, फॉल्स हुक में कितना फॉल्स भरते हैं। अच्छा, ये हो जाता है जी। लोड चार्ट में ये सब रहता है जी। चलिए, सेफ लोड इंडिकेटर में क्या सब रहता है? सेफ लोड इंडिकेटर में जैसे हमारा माल ओवरलोड हो रहा है, हाँ, तो इधर अलार्म भी बजेगा और कट ऑफ भी हो जाएगा। अच्छा, अगर ओवरलोड काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन बंद हो जाएगा। और अच्छा, दूसरा रहता है, अच्छा, अपना जो है लिमिट स्विच के ऊपर अगर हुक टच होता है तो भी कट ऑफ हो जाएगा। अपने आप कट ऑफ हो जाता है। हाँ, अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2 बोर्ड है, तो 2 में क्या क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? ऊपर जो है अपना बिंच का दिखाता है, अपना रोप का, अच्छा, कि रोप किधर फंस तो नहीं रहा है, कैमरा है वो। अच्छा, रोप का कैमरा है। हाँ, अच्छा, और उसके बाद इसमें जो है अपना हाइट दिखाता है, अपना रेडियस दिखाता है, अपना बूम एंगल दिखाता है, और जो है अपना करेंट का कितना कैपेसिटी है। अच्छा, इसमें अच्छा, हाँ, और बोलिए। और जो है अपना हाइट भी दिखाता है, और कितना मटेरियल हम उठाए हैं वो भी दिखाता है जी। अच्छा, इसमें मान लीजिए ये जो लिमिट स्विच भी लगा हुआ होगा जी। कहाँ लगा है, कौन जगह? अपना टॉप में। अच्छा, वो उसमें वो ऊपर लगा होगा, जो नहीं टच करेगा, ऊपर में टच करेगा तो टेंशन कट ऑफ हो जाएगा, तुरंत कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसमें ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल भी है जी। वो कहाँ पर है? वो आगे में है। अच्छा, यही सिग्नल जो है यही डिस्प्ले किया जाता है जी। अगर कोई खतरा है तो पहला येलो जलेगा, उसके बाद भी रेड जल जाएगा तो क्या होगा? वो अपने कट ऑफ हो जाएगा कि आप कट ऑफ कीजिएगा? नहीं, ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, सेफ लोड इंडिकेटर का थोड़ा फोटो ले लीजिए। ये नीचे वाला है सेफ लोड इंडिकेटर है, SLI जिसको बोला जाता है। और ये हो गया आपका, ये एक टाइप का कैमरा है जो स्लिप सबको देखता है, ड्रम को देखता होगा जी। और आगे पीछे चारों तरफ कैमरा लगा है जी सर। रिवर्स में भी कैमरा है। गाड़ी हम लोग जैसे मार्चिंग कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो पीछे का कैमरा पूरा दिखाता है। अच्छा, बाया दाया तो नहीं दिखाता होगा? बाया दाया के लिए साइड ग्लास है सर। साइड ग्लास। अच्छा, ये काम आप कितना दिन से कर रहे हैं? सर मेरे को हो गया 8-9 साल हो गया, 5 साल हेल्पर किया, कुल टोटल मेरे को 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। 15 साल में कभी आपका एक्सीडेंट भी कुछ हुआ? नहीं सर, अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ तब तो बहुत बड़ी बात है, तब तो आप बहुत सचेत से चला रहे हैं जी। अच्छा, इससे पहले छोटा गाड़ी चलाते हैं, ये कितना टन का है? ये 160 टन का है। 160 टन का। बूम कितना है? बूम अभी जो निकाले हैं वो जो है पूरा कितना है? 51 ये 75 है। 75 मीटर जी। अच्छा, ये बताइए तो हमको ये कंफ्यूजन हो रहा है जी।
जो बूम के मुताबिक काउंटर वेट रहता है कि वेट के मुताबिक सेफ वर्किंग लोड के मुताबिक रहता है कि इसका लोड कैपेसिटी के मुताबिक काउंटर वेट का हिसाब क्या है? वो दोनों सिस्टम से रहता है, दोनों चीज करता है। मान लीजिए आपका लोड कैपेसिटी कितना है? लोड कैपेसिटी अभी का नहीं, हाँ। मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड आपके क्रेन का कितना है? 50 टन तक कर सकते हैं। 50 टन तक कर सकते हैं। तो 50 टन तक कर सकते हैं। वो रेडियस में अपने जो रहेगा अच्छा। उसमें आप सेफ लोड वर्किंग लोड, हाँ, अपना लोड चार्ट देख के ही हम काम कर सकते हैं। जितना लोड वो- चार्ट में रहेगा वो हिसाब से हम वो काम होगा। कर सकते अच्छा, उसके मुताबिक आपका काउंटर वेट कितना का है? हैं। 52 टन कितना? अच्छा, बूम लेंथ कितना है? बूम लेंथ टोटल जो है करेंट का 75। अच्छा, लगभग 60% रहता है इसका। लेकिन इसमें हमको लग रहा है काउंटर वेट दूसरा गाड़ी में देखा हूँ जी, तो उसका बूम लेंथ का लोड कैपेसिटी का 50% काउंटर वेट रहता है, लेकिन आपका अधिक है। ऐसा क्यों है? हमको लग रहा है बूम का वेट अधिक है। नहीं, बूम का वेट अधिक नहीं, ये क्या हाइट का काम करने के लिए, दूर का काम करने के लिए। लेकिन वो भी है आपको 55 मीटर का है, 60 मीटर का है, जी जी 250 टन का है लोड कैपेसिटी, काउंटर वेट है 125 केजी, 125 टन का। जी जी तो आपका उसके मुताबिक मेरा ये कहना है काउंटर वेट अधिक है। तो अधिक का हमारा शंका हो रहा है जो आपका बूम का जो है बूम का वेट अधिक होगा। जी, वो मॉडिफाइड जिस हिसाब से होता है वो हिसाब से उसका काउंटर वेट दिया जाता है। जी सर। अच्छा, ठीक है, थैंक ठीक है, यू। चलिए, जानकारी है आपको, पूछना था ये सब रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज का टॉपिक है थंब रूल ऑफ वायर रोप सीलिंग एंड सेफ वर्किंग लोड एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ETC। तो सबसे पहले थंब रूल ऑफ वायर रोप सीलिंग का फार्मूला क्या है? तो 8 इंटू डी स्क्वायर डाया ऑफ द रोप, डाया इन द इंच एंड रिजल्ट इन टन, जिसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप या मैक्सिमम लोड कैपेसिटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सीलिंग डाया 1.2 इंच का है तो 8 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू 2 टन आता है। एग्जाम्पल 2, अगर सीलिंग डाया 3/4 इंच का है तो 8 गुने 3/4 गुने 3/4 इक्वल टू 4.5 टन आता है। और अगर सीलिंग डाया 1 इंच का है तो 8 गुने 1 बराबर 8 टन आता है, 8000 kg। दूसरा हो गया सेफ वर्किंग लोड, इसे वर्किंग लोड लिमिट भी कहा जाता है। तो व्हाट इज सेफ वर्किंग लोड? तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिव्स द सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड सुरक्षित कार्यभार वह अधिकतम सुरक्षित बल है जो उठाने वाले उपकरण का एक टुकड़ा टूटने के डर के बिना किसी दिए गए मटेरियल को उठाने के लिए लगाया जाता है। इसलिए वायर रोप सीलिंग को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी के द्वारा उस उपकरण पर सेफ वर्किंग लोड लिख दिया जाता है। दूसरा बात यह है कि किसी भी वायर रोप सीलिंग का सेफ वर्किंग लोड पता करने के लिए वायर रोप की अधिकतम भार उठाने की क्षमता यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप या मैक्सिमम लोड उठाने वाले सीमा को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देने पर जो उत्तर आएगा वही सेफ वर्किंग लोड सुरक्षित कार्यभार कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर फार्मूला ऑफ सेफ वर्किंग लोड, सेफ वर्किंग लोड का फार्मूला क्या है? तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल 1 इंच का सीलिंग के लिए अगर सेफ वर्किंग लोड निकालना है तो मैक्सिमम लोड जो हो गया आपका 8000 kg, 8 टन, उसको 1.6
से भाग देने पर 5000 kg 5 टन हो जाता है सेफ वर्किंग लोड। अब सेफ वर्किंग लोड का पता करने के लिए दूसरा फार्मूला भी है जो 8 इंटू डी स्क्वायर। इसमें आपको डाया ऑफ द रोप, डाया इन द mm में आता है और रिजल्ट केजी में आता है। सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए अगर सीलिंग 12.5 mm का सीलिंग के लिए 8 गुने 12.5 गुने 12.5 इजकल टू 1250 kg आता है। 16 mm सीलिंग के लिए 8 गुने 16 गुने 16 तो 2048 kg आता है और 25 mm सीलिंग के लिए 8 गुने 25 गुने 25 तो 5000 kg आता है। ये हो गया सेफ वर्किंग लोड। अब हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में जानकारी लेंगे। तो व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो इट इज ए रेशियो बिटवीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर रोप एंड सेफ वर्किंग लोड। इट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फार्मूला ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इजकल टू होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ वायर रोप मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड। इस तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुरक्षा के कारक को निकालने के लिए यह एक ऐसा बीच की दूरी है, बीच का रेशियो है जो वायर रोप की अधिकतम भार उठाने की क्षमता यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जहां पर मैक्सिमम लोड उठाने पर वायर रोप टूट जाता है उसी सीमा को और सेफ वर्किंग लोड से भाग देने पर जो उत्तर आएगा वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर 1 इंच के वायर रोप सीलिंग में ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप होता का फार्मूला के मुताबिक उत्तर होता है 8 टन 8000 kg और सेफ वर्किंग लोड के मुताबिक फार्मूला के मुताबिक होता है 5 टन 5000 kg। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए उसका क्या है 8000 टन 8000 kg बट्टा 5000 kg से अगर भाग देते हैं तो 1.6 ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है। या 8 टन से को अगर 5 टन से भाग देते हैं तो 1.6 ही आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और दूसरा बात जानकारी के लिए यह है कि सीलिंग रिसाइकल जो भी रिगिंग इक्विपमेंट है उसमें फैक्टर और सेफ्टी 1.6 ही आना चाहिए। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज का टॉपिक है लिफ्टिंग प्लान जिसका दूसरा नाम इरेक्शन स्कीम है और लिफ्ट कैटेगरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, लेकिन पहले लिफ्टिंग प्लान जो है वह किस परिस्थिति में बनाया जाता है। तो ए लिफ्टिंग प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स ऑफ मोर देन 15 टन्स। इसका अर्थ यह है कि 15 टन से अधिक लोड उठाने के लिए लिफ्टिंग प्लान क्लाइंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। तो व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान? तो इट इज रिटन डॉक्यूमेंट्स प्लान टू अप्रूव्ड बाय क्लाइंट व्हेन एनी अबव लोड 15 टन एक्टिविटीज which is includes like लिफ्टिंग प्लान एक लिखित दस्तावेज योजना है जो क्लाइंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है जिसके अंदर 12 पॉइंट्स को फॉलो किया जाता है। जिसका पहला पॉइंट है सेफ वर्किंग लोड ऑफ क्रेन, क्रेन का सुरक्षित कार्यभार कितना है। दूसरा कैपेसिटी ऑफ क्रेन विथ काउंटर वेट, काउंटर वेट के साथ क्रेन की लोड कैपेसिटी क्या है। तीसरा है वेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का भार क्या है। चौथा है बूम लेंथ एंड लिफ्टिंग एंगल, मटेरियल उठाते समय बूम की डिग्री तथा बूम की लंबाई कितना है। पांचवा है रेडियस ऑफ क्रेन, मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्रेन के सेंटर पॉइंट से चारों ओर घूमने वाली दूरी क्या है। छठा है क्रेन पोजीशन एंड मार्चिंग,
क्रेन के द्वारा मटेरियल लोड उठाकर कितना दूरी आगे तक जाएगा। 7वां है डिस्टेंस बिटवीन क्रेन एंड मटेरियल, क्रेन और मटेरियल के बीच की दूरी क्या है। 8वां है डायाग्राम मेंटेन्ड बिटवीन लिफ्टिंग प्लेस टू इरेक्शन पोजीशन, मटेरियल को उठाने वाले जगह से लेकर इरेक्शन करने वाले जगह तक डायाग्राम नक्शा द्वारा दिखाना जरूरी है। 9वां है हुक वेट ऑफ क्रेन, क्रेन के हुक का वजन के क्या है। 10वां है लिफ्टिंग गियर्स लाइक सीलिंग साइज डिसाइकल कैपेसिटी एंड इट्स वेट, रिगिंग इक्विपमेंट का साइज के साथ लोड से कैपेसिटी क्या है। 11वां पॉइंट है सराउंडिंग पोजीशन, क्रेन के चारों तरफ की स्थिति क्या है। और लास्ट में है गाइड रोप एंड हुक लच, मटेरियल को बांधने वाले गाइड रोप और स्लिंग को लॉक करने वाले हुक लच का विश्लेषण इत्यादि करना ही लिफ्टिंग प्लान कहलाता है। अब हम लोगों को लिफ्ट कैटेगोरीज क्राइटेरिया के मुताबिक लिफ्टिंग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड लिफ्ट, जिसमें 15 टन वेट से कम भार उठाने वाले लोड को स्टैंडर्ड लिफ्ट कहा जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट्स है मोबाइल क्रेन प्लानिंग के साथ रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट फॉलो किया जाता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग, जिसको क्रिटिकल लिफ्ट भी कहा जाता है, इसमें 15 टन से 30 टन तक वेट उठाने वाले भार को क्रिटिकल लिफ्ट कहा जाता है, जिसमें क्रेन का बूम की लंबाई 55 मीटर से अधिक होता है तथा उस क्रेन का लोड निर्धारित क्षमता के 75% से अधिक होने पर और दूसरा क्रेन की सहायता से लोड उठाया जाता है, जिसका लोड कैपेसिटी 85% तक उठा सकता है, जिसका रिक्वायरमेंट्स है मोबाइल क्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, लिफ्टिंग प्लान के साथ क्रिटिकल लिफ्टिंग परमिट जो क्लाइंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। और तीसरा है हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट, इसमें 30 टन से 49 टन वेट उठाने वाले लोड में मोबाइल क्रेन कैपेसिटी 200 टन का होना चाहिए और उसमें एक से अधिक क्रेन का भी यूज होता है, जिसका रिक्वायरमेंट है मोबाइल क्रेन प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, लिफ्टिंग प्लान। ये सभी पेपर क्लाइंट के सीनियर पर्सन की देखरेख में पूरा किया जाता है। थैंक यू।